स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और बहुत ही खुश होंगे। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। मैं हूँ आपकी टीचर जवेरिया सहार। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लाई हूँ जिसमें हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक ही रियल नंबर पे ही है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी रोज़ आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको किसी एक्सरसाइज या किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। चलें अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज का हमारा पहला टॉपिक है रैशनल और इर्रेशनल नंबर। रैशनल और इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन पहले बता दूं कि वो हमारे पास क्या होते हैं। पी बाई क्यू की फॉर्म में जो भी नंबर गिवन होंगे वो हमारे पास रैशनल नंबर कहलाएंगे। पी एंड क्यू बिलोंग करेगा किसको, इंटीजर्स को, एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, वो हमारे पास रैशनल नंबर हो गए। और इर्रेशनल में हमारे पास पी बाई क्यू की फॉर्म में वैल्यूज़ नहीं गिवन होंगी। ठीक है, अब इसको मज़ीद आपको समझाती हूँ कि कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा टर्मिनेटिंग। रैशनल नंबर में क्या आएगा, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट हो जाना, मतलब क्या, ख़त्म हो जाना। जैसे देखिए हमारे पास एक आता है 1/2। 1/2 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 0.5। इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो ये क्या हो गया, 0.5 पे आके रुक गया, मतलब ये टर्मिनेट हो गया, ये ख़त्म हो गया। इसी तरह एक और एग्जांपल देती हूँ, 4/3 विच इज़ इक्वल टू 0.5172। अब इससे आगे कोई नंबर नहीं चल रहा तो ये हमारे पास टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर कहलाएगा। इसी तरह इर्रेशनल नंबर में, अब देखें इर्रेशनल नंबर में भी हमारे पास क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर मतलब ये ना ख़त्म होने वाला नंबर, ना ख़त्म होने वाला कोई नंबर। ठीक है, अब ना ख़त्म होने वाला कोई नंबर जैसे हमारे पास आता है, सबसे फर्स्ट मेन एग्जांपल इसकी है पाई की। पाई मतलब 22/7। 22/7 है, लेकिन इसका हमारे पास आंसर क्या आता है, 3.1428 अप टू सो ऑन। ये ही मज़ीद आगे चलता जाता है और इसमें देखें कोई रिपीटेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, डिफरेंट वैल्यूज़ आती जाती हैं। तो ये हमारे पास कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। फर्ज़ करें कोई और नंबर ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, तो वो हमारे पास अगर बनता है 10.234531 डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे ये चलता जा रहा है, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग इर्रेशनल नंबर आ गया। फिर उसके बाद बात आती है रैशनल की। रैशनल में हमारे पास होता है रिकरिंग नंबर, या इसको एक और भी कहते हैं रिपीटिंग नंबर। ठीक है, रिपीटिंग मतलब रिपीट होना। जैसे कि हमारे पास अगर हम 23/99 करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.232323 अप टू सो ऑन, मतलब कि हमारे पास 2323 रिपीट होता जा रहा है, बार बार चलता जा रहा है। तो हम इसको दूसरी फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं 0.23। अब 23 बार बार चल रहा है ना, तो 23 के ऊपर हमने बार लगा दी। इसी तरह एक और एग्जांपल भी दे देती हूँ कि 1/3 है। 1/3 को जब सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पे तो हमारे पास 0.3333 अप टू सो ऑन चलता जाएगा। अब देखिए जो मेरे पास रिपीट हो रहा है उसको हम किस तरह के लिख सकते हैं, 0.3 लिख के ऊपर एक बार लगा दी। ठीक है, इसी तरह रैशनल नंबर में हमारे पास एक और पॉइंट आता है परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर रूट मतलब √25 का क्या आंसर आएगा, 5। अब नेक्स्ट क्या होगा, √9 का क्या आंसर आएगा, 3। अब बात आती है, आपके माइंड में आएगा कि 5 और 3 तो नेचुरल नंबर है और ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म में तो लिखा ही नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर में पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा होना चाहिए। तो क्या 5 रैशनल नंबर है,
बिल्कुल है। ऐसे कैसे देखें, 5 के नीचे 1 है ना, तो ये हम लोग इसको लिखते कैसे हैं 5, तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में नंबर बन गया। सेम इसी तरह 3/1, तो ये हमारे पास क्या बनता है 3, और यहाँ से देखें 3 मेरे पास p है और 1 मेरे पास क्या है q, तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर बन गया, p बाई क्यू की फॉर्म में नंबर बन गया। यस, इसलिए ये बन गया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में हमारे पास एक और क्या टर्म आती है, परफेक्ट स्क्वायर रूट। अब देखें इररेशनल नंबर में यहाँ पे तो था ना रिकरिंग एंड रिपीटिंग, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन रिकरिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग मतलब कि कोई भी ऐसा नंबर जिसमें कोई भी रिपीटिंग, जैसे 2 3 2 3 इकट्ठा चलता जा रहा है, इस तरह की कोई वैल्यू ना हो। जैसे हमारे पास 0.1411411114 एंड नेक्स्ट कोई भी नंबर होता जाए, ठीक है, वो हमारे पास क्या बनेगा, नॉन रिपीटिंग। मतलब कि 1 दूसरी दफ़ा 2 टाइम्स 1 आया, तीसरी दफ़ा 3 टाइम, नेक्स्ट टाइम 4 टाइम 1 आएगा, इस तरह का कोई नंबर आ जाए और वो चलता ही जा रहा हो, तो वो हमारे पास नॉन रिकरिंग एंड नॉन रिपीटिंग आएगा। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। मतलब √37, 36 का परफेक्ट स्क्वायर तो बन रहा है, वो 6 आ जाएगा, लेकिन 37 का नहीं है, तो फिर इस वजह से वो हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो गया, √6। ठीक है, अब यहाँ पे एक अलग मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ऑल प्राइम नंबर्स विथ स्क्वायर रूट जो होते हैं वो हमारे पास इररेशनल नंबर होते हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ, ऑल प्राइम नंबर्स विथ स्क्वायर रूट वो भी हमारे पास इररेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि प्राइम नंबर लिखते जाएं, √3, √2, √5, √13, इस तरह करके √17, √11। अब जितने भी ये सारे मैंने प्राइम नंबर लिखे हैं और उनके ऊपर अंडर रूट लगा दें तो वो क्या होंगे, इररेशनल नंबर। ये बहुत मेन पॉइंट है। करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर में हमारे पास आ जाएंगे बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशंस हमारे पास इसमें कौन कौन से होंगे, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और इसको डिनोट करेंगे रियल नंबर को इस आर से। क्लियर। आज हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, इनके लॉज के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज में हमारे पास एडिशन लॉ आएगा और मल्टीप्लिकेशन लॉ। एडिशन लॉ में इन दोनों में दोनों में फ़र्क भी बताती जाऊंगी और साथ सॉल्व भी करते जाएंगे कैसे है। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लॉ में क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन लॉ, इसी तरह क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लॉ। इसमें हमारे पास गिवन होगा ए और बी, हमारे पास कोई नंबर है, ए और बी कोई हमारे पास रियल नंबर है जो बिलोंग कर रहा है वो रियल नंबर को। अगर हम इन दोनों का प्लस करेंगे, ए और बी नंबर को प्लस करेंगे, तो हमारे पास आंसर दोबारा रियल नंबर ही आ जाएगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। मल्टीप्लिकेशन लॉ में आता है क्लोजर लॉ। इसकी डेफिनेशन है फॉर ऑल ए एंड बी जो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को, ए और बी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को, अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोबारा वो आंसर हमारे पास रियल नंबर आता है, तो वो हमारे पास क्या होगा, क्लोजर लॉ। फिर बात आती है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास फॉर ऑल ए बी सी 3 हमारे पास नंबर होंगे जो हम रियल नंबर से लेंगे। अगर उनको हम लोग इस तरीके से ऐड करते हैं तो हमारे पास दोबारा वही आंसर आ जाए जो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, तो वो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ हो जाएगा। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में आता है। एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन
फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग करता है रियल नंबर का। रियल नंबर में से हमने ए बी सी की वैल्यू कोई भी ले ली, उसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो दोबारा अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बिलोंग कर गए रियल नंबर को, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब बात आती है एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं आइडेंटिटी का मतलब। एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब होता है शनाख्त। मतलब एडिटिव आइडेंटिटी में हमारे पास कोई एक ऐसा एलिमेंट जिसको हम प्लस करेंगे तो दोबारा हमारे पास वही एलिमेंट बन जाए, तो वो हमारे पास आइडेंटिटी कहलाता है। जैसे कि अगर फ़र्ज़ करें मैं एक नंबर लेती हूँ ए जो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, अगर मैं उसको ऐड कर देती हूँ ज़ीरो से तो दोबारा मेरे पास वही नंबर बन जाए, तो मैं क्या कहूँगी कि ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होगा। जैसे कि अगर ए के अंदर मैं ज़ीरो को ऐड करूँगी, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए। इसी तरह अगर ज़ीरो को मैं ए के अंदर ऐड करूँगी तो दोबारा वो मेरे पास क्या बन जाएगा, ए। तो हम इसको कहेंगे कि ज़ीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है अकॉर्डिंग टू एडिशन लॉ में। क्लियर? इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि ज़ीरो जो है आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी एलिमेंट है ऑफ एडिशन का। इसी तरह बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में ये है कि कोई एक नंबर है जो हमने बिलोंग कर रहा है हमारे रियल नंबर को, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास दोबारा से वही नंबर आ जाए। अब देखें ए को अगर मैं ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो इक्वल टू ए बनता है, नहीं। तो हमारे पास क्या नंबर है ऐसा कि जो कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही चीज़ दोबारा बन जाए, वो है हमारे पास वन। तो इसमें हमारे पास वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? एक बार फिर रिकॉल कर दूं कि एडिटिव आइडेंटिटी में हमारे पास प्लस करें तो वही आंसर बने, मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास कोई ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से वही आंसर आ जाए तो वो हमारे पास आइडेंटिटी कहलाता है। इसी तरह बात करते हैं आगे कि नेक्स्ट होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब है ए बिलोंग कर रहा है किसी रियल नंबर को तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करे। मतलब कि इनवर्स मतलब कि माइनस ए भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करे। मतलब ये कि ए प्लस यहाँ पे इसका इन्वर्स लिखें तो हमारे पास आंसर ज़ीरो आए, तो हमारे पास ए का इन्वर्स क्या होगा, माइनस ए, विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि मेरे पास माइनस ए गिवन है तो हमें इसका इन्वर्स चाहिए, तो हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट उसका क्या होगा, प्लस ए। तो वो क्या किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के। तो वहाँ से हम कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में बात करते हैं कि क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में देखें अगर ए बिलोंग कर रहा है आर को, तो मल्टीप्लिकेशन में प्लस और माइनस में, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, प्लस माइनस लगा दिया। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास इसका उल्ट वाला साइन क्या होता है, डिवाइड वाला। तो मल्टीप्लिकेशन में ए है तो ए का इन्वर्स कैसे होगा, ए इन्वर्स। इसको हम कैसे लिख सकेंगे, वन ओवर ए। अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड। तो हम क्या कहेंगे कि ए और ए इन्वर्स को अगर हम आपस में सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आना चाहिए वन के। ठीक है? इसी तरह ए इन्वर्स एंड ए, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आंसर आना चाहिए वन के। क्लियर? ए इन्वर्स को हम लिखेंगे कैसे, इसको हम वन बाई ए की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन लिखती हूँ मैं, फॉर ऑल ए बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, और आगे मैंने ब्रैकेट में ये भी लिख देती हूँ कि ए जो है वो नॉट इक्वल होता है ज़ीरो के। तो हमारे पास ए इन्वर्स भी बिलोंग कर जाए रियल नंबर को, सच डैट ए
इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए विच इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट आता है कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। अगर कम्यूटेटिव लॉ में हमारे पास क्या होगा, फॉर ऑल ए और बी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, और अगर हम इसको लिखते हैं कि ए प्लस बी इक्वल आ जाए बी प्लस ए के। कैसे? हमने सिर्फ इसमें जगह चेंज करनी है। हमारे पास ए और बी दोनों वैल्यूज़ रियल नंबर से है, तो हमने क्या, अगर ए प्लस बी करें इक्वल करें बी प्लस ए के, अगर ये सेम आ जाए तो वो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। इसी तरह कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में कैसे बात करेंगे, फॉर ए एंड बी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, तो ए बी इक्वल आ जाना चाहिए बी ए के, तो फिर हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाएगा। क्लियर? अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉ। इसमें हमारे पास तीन वैल्यूज़ गिवन होंगी, ए बी और सी। हम इन तीनों को हम किससे ले रहे हैं, रियल नंबर से। फिर उसके बाद हम इस पर प्रॉपर्टी लगाते हैं कि अगर ए इंटू बी प्लस सी विच इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, या फिर बात करते हैं ए प्लस बी इंटू सी विच इज़ इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो ये हमारे पास क्या 7 प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, जैसे कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब देखें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के नाम से ही पता चल रहा है कि रिफ्लेक्स कर रही है, मतलब हमारे पास अगर ए है तो हमारे पास इसका आंसर भी हमारे पास क्या होना चाहिए, ए के इक्वल होगा। जैसे कि इसकी डेफिनेशन है फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर, तो हमारे पास ए इक्वल होना चाहिए, रिफ्लेक्स कर रहे हैं मतलब ए इक्वल होना चाहिए ए के। इसी तरह सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में हमारे पास ए और बी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को, अगर ए इक्वल है बी के तो हमारे पास बी भी इक्वल होना चाहिए ए के। क्लियर? इसी तरह ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास, ट्रांसिटिव से देखें पता चले कि 3 की बात कर रहे हैं, तो 3 हमारे पास इसमें नंबर आ रहे हैं, ए बी एंड सी हमारे पास तीनों क्या बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को। तो अगर फर्ज करें ए इक्वल है बी के और ए इक्वल है सी के, नहीं सॉरी, बी इक्वल है सी के, तो हमारे पास ये किस चीज़ का आंसर आ जाएगा कि ए इक्वल हो गया सी के। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में ए इक्वल है बी के, बी इक्वल है सी के, तो ए किसके इक्वल हो गया, सी के। ठीक है? अब बात आती है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव में भी हमारे पास 3 वैल्यूज गिवन होंगी, ए बी एंड सी बिलोंग कर है रियल नंबर को, तो अगर ए इक्वल है बी के तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका, ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी, मतलब कि सी जो है हमने इनमें ऐड कर दिया। जैसे एडिटिव की बात की है तो हमने क्या एक और नंबर इसमें दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया। मल्टीप्लिकेटिव में भी इसी तरह की बात हुई है कि ए इक्वल है बी के, लेकिन ए और बी के साथ हमने एक और तीसरा नंबर इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे हमने यहाँ पे किया ना, ऐड किया, और यहाँ पे हमारे मल्टीप्लिकेटिव में क्या हो गया कि इसमें हमने एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। और इसको दूसरा ये भी लिख सकते हैं, अगर जैसा देखें ए सी इक्वल टू बी सी है, इसी तरह हम एक और टर्म में भी लिख सकते हैं कि सी ए इक्वल है सी बी के। ठीक है? ये दोनों हमारे पास दोनों टर्म्स यूज हो सकती हैं इसके साथ। अब बात आती है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी एडिशन। कैंसिलेशन में भी बात हमारे पास फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग कर रहे रियल नंबर को, अगर मैं कहती हूँ ए प्लस सी इक्वल है बी प्लस सी के, तो मैं कहूँगी ए प्लस सी इक्वल है बी प्लस सी के, तो मैं कहूँगी कि ए इक्वल हो गया है बी के। बात क्लियर? कि देखें ए प्लस सी सी अगर हम कैंसिल कर दें तो मेरे पास किस चीज़ के इक्वल हो गया, ए प्लस बी के। इसी तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में क्या बात होगी, ए बी सी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, तो ए और सी इक्वल है किसके, बी और सी के। ठीक है? अगर फर्ज करें हम इसको कैंसिल कर देते हैं तो ए इक्वल टू बी बन जाएगा, और यहाँ मैं एक कंडीशन भी लगा देती हूँ कि सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि देखिए सी अगर इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा तो वो तो सारा का सारा ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ ज़ीरो पुट कर दें तो सारी वैल्यू ज़ीरो, तो यहाँ सी कैंसिल हो गया तो ए इज़ इक्वल टू बी आ गया। अब बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज
इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। इसमें हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले बात आती है कौन सी प्रॉपर्टी की? ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। बात आती है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी में हमारे पास ए और बी, फॉर ऑल ए और बी बिलोंग कर है आर को। तो अगर हमारे पास कहते हैं कि हमारे पास ए इक्वल टू बी नहीं है, या फिर कहेंगे कि ए जो है बड़ा है बी से, या फिर एक और बात करेंगे कि ए जो है वो छोटा है बी के, स्मॉलर और लेसर का साइन आ गया। इसको हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, आइदर ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी। और फिर उसके बाद बात आती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास जैसे 2 टाइप्स हैं। सबसे पहले टाइप आती है जब ए देखिए इक्वल नहीं है तो फिर हमारे पास ग्रेटर और लेसर की बात होगी है। अब हर प्रॉपर्टी में हम ग्रेटर और लेसर को वो करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। जैसे कि अब ए पहले है ग्रेटर देन बी है तो हम कहेंगे कि बी भी है ग्रेटर देन सी, तो ए क्या हो गया? ए ग्रेटर देन सी के इक्वल हो गया। क्लियर? जैसे देखें पहली हम ग्रेटर की बात कर रहे हैं तो हमने क्या किया, ए ग्रेटर है बी के एंड बी ग्रेटर है सी के, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि ए ग्रेटर है सी के। इसी तरह इसके सेकंड पार्ट में हमारे पास इसी तरह बात होगी कि ए लेसर है बी के और बी लेस है सी के, तो हमारे पास क्या फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? ए लेस है सी के। क्लियर? एडिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास फिर वही बात आ गई कि 2 हमारे पास टाइप्स आ जाएंगी। ए ग्रेटर है बी के तो हमने क्या किया, ए ग्रेटर है बी के, तो एडिटिव मतलब प्लस कर रहे हैं सी को। क्लियर? इसी तरह सेकंड पार्ट इसका होगा, सेकंड टाइप ए लेस है बी के, देन तो हम क्या लिख देंगे, ए लेस है बी के, तो यहाँ पे हमने ऐड क्या कर दिया इसमें, सी को। तो अगर हम कोई नंबर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 टाइप्स आ जाएंगी, ए बी एंड सी, और उसके बाद ए टाइप के अंदर 2 टाइप्स, फिर इसी तरह बी के अंदर हमारे पास भी 2 आ जाएंगी लेस और ग्रेटर की, इसी तरह सी के अंदर भी 2 टाइप्स आ जाएंगी। क्लियर? अब इसको आगे मैं बताती हूँ कैसे करना है हमने। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले कंडीशन में लेती हूँ कि अगर मेरे पास ए बी एंड सी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को एंड सॉरी सी ग्रेटर देन 0 है, तो अगर हमारे पास सी ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास ए ग्रेटर देन बी है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, ए सी ग्रेटर देन बी सी। ठीक है? इसी तरह ए लेस देन बी है तो हम इसको लिखेंगे कैसे, ए सी लेस देन बी सी। ठीक है? क्योंकि देखें उसने कहा है ना कि सी ग्रेटर है। अब बात आती है सी को हम लेस करते हैं, जब हम ए बी एंड सी को बिलोंग कर रहे रियल नंबर को और कह रहे हैं कि हमारे पास सी जो है वो लेस देन 0 है, तो हम कहेंगे कि पहले दोनों प्रॉपर्टीज लगाते हैं, ए ग्रेटर देन ए लेस देन बी, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, अगर सी क्या है हमारे पास लेस देन 0 है, सी जो है 0 से छोटी वैल्यू, तो अगर मैं कहती हूँ कि ए मेरे पास बड़ा है बी के, तो यहाँ पे क्या हो गई, जो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे है ना इसका उल्टा चलेंगे कि ए सी पहले हमने कहा था कि ग्रेटर है, अब यहाँ पे मैं कह दूँगी लेस है, ए सी लेस देन बी सी। क्यों ए सी लेस है? क्योंकि सी लेस देन 0 है। सेम इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी में अगर हम कहती हूँ कि बी ए जो है वो लेस है बी के, तो हम यहाँ पे बात क्या करेंगे कि ए सी ग्रेटर है बी सी के। क्लियर? इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की थर्ड जो है सी जो टाइप है उसमें हमारे पास 4 वैल्यूज़ गिवन होंगी, ए बी सी डी, जो बिलोंग कर रही होंगी रियल नंबर को, एंड और जितनी भी ये ए बी सी डी जो हैं ये सारी क्या होंगी, ऑल पॉजिटिव होंगी। ये कंडीशन है इसकी। अगर पॉजिटिव होती हैं तो पहली कंडीशन में हम कहते हैं कि ए ग्रेटर है बी के एंड सी भी ग्रेटर है डी के, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि ए सी ग्रेटर है बी डी के। ठीक है? इसी तरह हम कहेंगे कि ए अगर लेस है बी के एंड सी लेस है डी के, तो इसको हम लिखेंगे कैसे कि ए सी
लेस है बी डी के। क्लियर? आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर को हम एक दफ़ा फिर रिकॉल कर लेते हैं कि आज हमने पढ़ा क्या है। आज हमने इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 1 किया। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास नंबर सिस्टम आ जाते हैं। नंबर सिस्टम में हमारे पास रैशनल नंबर है और इररेशनल नंबर है। रैशनल और इररेशनल नंबर की डेफिनेशन हमने पढ़ी। फिर उसके बाद हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर पढ़े, रिकरिंग डेसिमल नंबर पढ़े। टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं और रिकरिंग कौन से नंबर होते हैं। फिर उसके बाद हमने बात की प्रॉपर्टीज़ पे, आगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर की हमने प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा। सबसे पहले हमने एडिशन लॉ पढ़ा, फिर उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन लॉ पढ़ा। इन दोनों को आमने सामने रख के कंपेयर किया। उनमें एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन लॉ में हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ थी। पहले नंबर पे क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स एंड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ फॉर एडिशन। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन लॉ में हमारे पास क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन लॉ, मतलब मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हैं और उसके अंदर हम एडिशन लॉ को भी अप्लाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद पढ़ा प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटीज़। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटीज़ में हमारे पास 7 प्रॉपर्टीज़ थी। 7 प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास कौन कौन सी थी? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देन लास्ट में हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ को हम दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। इसमें हमारे पास डाइकोटोमी, ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, और इन चारों प्रॉपर्टीज़ के अंदर दो दो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, मेन 3 प्रॉपर्टीज़ आएंगी। उसके अंदर डिवाइड हो जाएंगी 2 2 2, मतलब कि उसके अंदर 6 प्रॉपर्टीज़ हैं। एडिटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ होंगी। क्लियर? उम्मीद करती हूँ आपको मेरे पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगा होगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। जब हम 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपके जितने भी हमने प्रॉपर्टीज़ यूज़ की पढ़ी है ना, इसको सारों को हमने यूज़ करना है एक्सरसाइज नंबर 1.1 में। तो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो मज़ीद और क्लियर हो जाएंगे। अगर मेरे पढ़ाने का अंदाज़ आपको अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक दें। एक बात और, वो बच्चे जो किसी चैप्टर या किसी एक्सरसाइज को समझना चाहते हैं तो वो भी मुझसे कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं, मैं उनके लिए स्पेशल वीडियो बना दूँगी। आज के लिए इतना ही, आपसे लेती हूँ इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।